चलो अभी हम देखते हैं जो इनकम एग्जेम्प्ट है एनआर के लिए, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे, करेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं 10.4.2 ये कहता है कि अगर मान लो इंटरेस्ट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इन एनआरई अकाउंट, अगर एनआरई अकाउंट में आपका अगर कोई भी पैसा पड़ा है और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान रखना इंडिविजुअल, ठीक है ना, इन एनी बैंक इन इंडिया एज पर दी फेमा के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में किसी भी बैंक में तुम्हारा एनआरई अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है ना, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। किसको अवेलेबल बेनिफिट किसको है, अवेलेबल टू इंडिविजुअल रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, और एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन परमिटेड, और जिसको परमिटेड किया हुआ है एज पर दी आरबीआई, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब एनआरई अकाउंट में अगर तुम्हारा कोई भी पैसा पड़ा है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो यस वो एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डन। फिर आता है 10.4 इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ये कहता है कि इंडियन कंपनी, अगर आपको याद है मैंने बताया था एनआर को अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी 20%, बट इन फ्यू केसेस इट विल बी 5%, करेक्ट। याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है। 194 LB बताया था मैंने, LC बताया था 194 LC, ठीक है, 194 LD बताया था, और एक मैंने आपको बताया था 194 LBA, ठीक है। अच्छा LB में तो था लैंड एंड बिल्डिंग मतलब इंफ्रा, नोटिफाइड इंफ्रा डेप्ट फंड्स। यहाँ LC में क्या था याद करो, LC में अगर तुम्हें याद आ रहा है तो मैंने बताया था लेटर ऑफ क्रेडिट। सर उधार चाहिए, किसको चाहिए उधार चाहिए सर इंडियन कंपनी को या बिजनेस ट्रस्ट को, ठीक है। अब ये उधार ले रहे हैं किस तरीके से, मतलब कौन दे रहा है, नो ऑब्वियस है यार, नॉन रेजिडेंट का चैप्टर दे रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट दे रहा है, उधार दे रहा है, राइट। और ये सब नॉन रेजिडेंट के लिए है, करेक्ट। तो इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट को उधार चाहिए, कौन दे रहा है उधार, नॉन रेजिडेंट दे रहा है। अब ये कह रहा है इस उधार पे अगर उसको ब्याज मिलता है अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग अग्रीमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, याद आ रहा है ये सब चीज़ें। यहाँ पर अगर मान लो इंडियन कंसर्न को या बिजनेस ट्रस्ट को लॉन्ग टर्म बोरिंग अग्रीमेंट के रूट आउट अगर आपको पैसा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रूट आउट या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के रूट आउट पैसा मिल रहा है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए वो 5% से टैक्सेबल हो जाएगा, करेक्ट। यस और नो, यस। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आईएफएससी में लोकेटेड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है ना, तो उस केस में 4% से टैक्सेबल होगा, करेक्ट। अब यही चीज़ को वापस यहाँ समझो, इन्होंने बोला है कि मान लो आईएफएससी में लोकेटेड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, सॉरी नॉट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ओनली रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। अब ये क्या बोलता है कि अगर आईएफएससी में लोकेटेड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड 17/9 से 31/3 तक 31/3/2019 तक, ये कहता है कि अगर आईएफएससी में लोकेटेड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं जो इशू हुए हैं 17/9 से लेकर 31/3/2019 तक, ठीक है। जनरली क्या होता है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे जो भी एनआर को अपन इंटरेस्ट देते हैं वो 4% से हो जाएगा अगर आईएफएससी में लोकेटेड है तो, करेक्ट, और नॉर्मल है तो 5%। हाँ, अब यहाँ इन्होंने क्या बोला, यहाँ आईएफएससी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोला है, 4C में ऐसा कुछ जनरल बोला है। ये बोला है कि देखो अगर कोई भी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इशू ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, अगर आपने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो इशू हुए हैं इस ड्यूरेशन के बीच में, हो सकता है इस ड्यूरेशन में उनको पैसे की ज़्यादा जरूरत हो, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पज हो। वैसे इस दिन को याद रखने के लिए बोला जाता है मोदी जी का जन्मदिन, ठीक है ना, मोदी जी का बर्थडे था इस दिन, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, है ना। तो 17 सितंबर 2018 से लेके 31/3/2019 तक, ठीक है ना, कितना हो गया, अराउंड लगभग 6 महीना हो गया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, हाँ। तो ये बोलता है कि अराउंड 6 महीना मतलब सितंबर से लेके मार्च तक। अब सितंबर में बस डेट याद रखना 17/9, ठीक है ना। इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आपने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किए हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10.4 में। आई होप दिस इज क्लियर। देखो 10.4 में क्या बोला गया है कि अगर एनआर को कोई भी इनकम हो रही है, कौन सी इनकम, एनी इनकम, ठीक है ना, एनी इनकम अक्रू और राइज टू और रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले सिर्फ यही हुआ करता था, अब इस बार से 2 चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, और ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि अगर किसी भी एनआर को इनकम हो रही है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स पर, ये क्या होती है अभी हम समझते हैं, ठीक है। ये कहता है अगर एनआर को कोई भी इनकम हो रही है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफशोर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, तो उस केस में एंटर्ड, अभी किसके साथ, किससे हो रही है, ये कहता है आईएफएससी में जो लोकेटेड ओवरसीज बैंकिंग यूनिट है वहाँ से ये इनकम हो रही है इसको,
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आईएफएससी में लोकेटेड किसी ओवरसीज बैंकिंग यूनिट से अगर ये 3 इनकम हो रही है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, ठीक है, अगर ये 3 इनकम हो रही है तो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी 10(4) में इन 3 से, ठीक है ना। अगर मान लो किसी भी एनआर को आईएफएससी में लोकेटेड ओवरसीज बैंकिंग यूनिट से इन 3 नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कारण कोई इनकम हो रही है, या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के कारण कोई इनकम हो रही है, या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के कारण कोई इनकम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी 10(4) में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किसको? नॉन रेजिडेंट को। अब देखो ये सर ये क्या होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बोलता है इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो आपके एफएम में मस्त वाला दिया हुआ होगा है ना एसएफएम के अंदर, राइट, चलो बट फिर भी देख लेते एक बार। इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सचेंज रेट अग्रीड बिफोर एंड द एक्चुअल स्पॉट रेट मैच्योरिटी। अपन होता है ना कि भाई जब मान लो आज मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, एक फ्यूचर डेट में मुझे इतना पे करना पड़ेगा और फ्यूचर रेट में हो सकता है स्पॉट रेट कुछ और हो, है ना। मान लो आज के 3 महीने बाद में मुझे इस रेट से पे करना है, ये मैंने कोई एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और हो सकता है उस दिन कुछ स्पॉट रेट कुछ और हो, तो उसको मिटिगेट करने के लिए जो आप करते हो with the spot rate being taken as the domestic rate or market determined rate or such contract being settled with a single payment in a foreign currency. So ये these are the non deliverable forward contracts. Offshore derivative instrument, it shall have the same meaning as assigned SEBI in the is assigned to in SEBI foreign portfolio investors. ये कहता है सेम मीनिंग है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का, और ओवर द काउंटर इट मीन्स अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ट्रेडेड बिटवीन द 2 पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज और एनी अदर इंटरमीडिएटरी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। देखो इनका इतना दिमाग आपको लगाने का ही नहीं है, आपको सिंपल क्लियर रखो कि अगर मान लो आपको नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे अगर कोई भी इनकम हो रही है, ठीक है, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पे अगर कोई इनकम हो रही है, ओवर द काउंटर, चलो अभी हम देखते हैं 10(4)(f) में क्या बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी इनकम होती है नॉन रेजिडेंट को बाय वे ऑफ रॉयल्टी और इंटरेस्ट, आपको क्या इनकम हो रही है? रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी, बट ठीक है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में इसे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, बट दिस इज सेम नेचर, रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी हो गया एक प्रकार से। ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एयरक्राफ्ट, आपको पता है आप लीज पे देते हो कोई भी, तो अपन ने देखा ना, इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी, करेक्ट। तो अगर मान लो किसी भी नॉन रेजिडेंट को कोई भी रॉयल्टी की इनकम हो रही है, क्यों? क्योंकि उसने लीज पे दिया है, क्या दिया है लीज पे? एयरक्राफ्ट दिया है, और इस बार से शिप को भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। लीज पे आपने क्या दिया है? एयरक्राफ्ट और शिप, ठीक है ना। किस पेड और किसको दिया है? यूनिट ऑफ आईएफएससी, किसको दिया है? आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट को, ठीक है ना। कोई भी आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट होगी, अगर उसको रिक्वायर्ड होगा एयरक्राफ्ट ऑफ शिप, हो सकता है उसने किराए पे लिया हो, राइट। तो इफ द यूनिट हैज कमेंस्ड इट ऑपरेशन ऑन और बिफोर 31/3/2024, ठीक है ना, जिसने कमेंस कर दिया है ऑपरेशन बिफोर 31/3/2024, यहाँ 1/4/2024 भी आप बोल सकते हो। ये कहता है कि अब ये देखो, अगर मान लो आपने लीज पे दिया तो आपको रॉयल्टी मिलती है, ये इंटरेस्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रॉयल्टी यार, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट और शिप आपने लीज पे दिया है, किसको दिया है भाई? आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट को दिया है, ठीक है ना। आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट को दिया है तो यस, उससे जो भी आपको लीज पेमेंट रिसीव्ड होगा दैट इज रॉयल्टी, है ना, अपन ने देखा था, वो रॉयल्टी माना जाएगा, यस। तो वो रॉयल्टी माना जाएगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एयरक्राफ्ट का मतलब दिया है, शिप का मतलब इन्होंने यहाँ पर दिया है, चलो। 10(4)(g) अमेंडमेंट से इस बार अब ये बोलता है एनी इनकम फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फंड्स। ये बोलता है कि देखो साहब, आपका क्या है? एनी इनकम, आपको कोई भी इनकम हो रही है, किससे हो रही है? फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़। आपने कोई पोर्टफोलियो है, किसका? सिक्योरिटीज़ का है, या तो कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, या कोई फंड है, इसका पोर्टफोलियो है आपके पास, ठीक है ना। अब आपको किससे इनकम हो रही है? पोर्टफोलियो से इनकम हो रही है। पोर्टफोलियो से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, पोर्टफोलियो कौन सा हो सकता है? सिक्योरिटीज़ का हो गया, पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ का हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का हो गया, या कोई भी फंड्स का पोर्टफोलियो हो गया, करेक्ट। जो मैनेज्ड है और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एनी पोर्टफोलियो मैनेजर। अब आपका पोर्टफोलियो कौन मैनेज करेगा भाई? अब मैं भी धंधा करूँगा पोर्टफोलियो मैनेज करूँ, मैंने अपना एक पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर, बिल्कुल ठीक है। अपन आप देखो, जब भी अपन म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, या बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो अपना एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो अपने को असाइंड होता है, जो अपने फंड को मैनेज करता है कि भैया कहाँ इन्वेस्टमेंट डालना है, तो इनका भी एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, इस एनआर का भी एक पोर्टफोलियो मैनेजर है। तो एनआर का क्या है? एक पोर्टफोलियो मैनेजर है। अब वो क्या कर रहा है? उसका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, उस पोर्टफोलियो से उसको इनकम हो रही है, इसमें क्या बड़ी बढ़िया बात, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय ओबीयू इन आईएफएससी। ये कहता है कि आईएफएससी में ओवरसीज बैंकिंग यूनिट है। अभी देखो, नॉन रेजिडेंट का पोर्टफोलियो कहाँ पर है? आईएफएससी में लोकेटेड ओबीयू में,
ओवरसीज बैंकिंग यूनिट के अंदर, वहाँ उसका पोर्टफोलियो है। अब वहाँ इसका पोर्टफोलियो है, मतलब इसने अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रखा है। अब इसका पोर्टफोलियो कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजर ही करेगा, और ऑब्वियस है वो थोड़ी आगे करेगा। अगर वो खुद कर लेता तो फिर इनको अपॉइंट क्यों करता है, राइट। अब ये बोलता है कि किसी नॉन रेजिडेंट का आईएफएससी के लोकेटेड ओबीयू के अंदर अगर जो पोर्टफोलियो है जो मैनेज किया जा रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा, और उस पोर्टफोलियो से अगर उसको कोई भी इनकम होती है, यस, वो 10(4)G में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। समझ आ रहा है? एज रेफर्ड इन सेक्शन 10 LA टू द एक्सटेंट सच इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज आउट इन इंडिया, इट इज नॉट। ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है, अगर नॉन रेजिडेंट को आईएफएससी में लोकेटेड ओबीयू के अंदर उसने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, ऑब्वियस है पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज करेगा, राइट। अब इससे अगर उस पोर्टफोलियो से कोई भी इसको इनकम हो रही है ना, तो वो इसको क्या होगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी 10(4)G में। बट वो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए। वो इनकम कौन सी है? अगर वो इनकम टू दी एक्सटेंट, अब देखना, टू दी एक्सटेंट सच इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। ये बोलता है कि आपका एग्जाम्प्ट कितना होगा? भाई मान लो आपका 100 रुपये का इनकम है, बट उसमें जो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है दैट इज 65 या 55, तो 55 आपका एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है, 45 आपका